नमस्कार मित्रों, मैं विवेक कुमार त्रिपाठी आपका अपने YouTube चैनल प्रत्युष लर्निंग सेंटर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग पर्यावरण की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए अगले भाग को लेकर के आए हैं, जिसमें इन्वायरमेंटल जो स्टडीज़ के क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग फिर देखेंगे और नए नए प्रश्नों के साथ क्या करेंगे, इसमें इनको हल करने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे कि कौन सा सही विकल्प है, कौन सा नहीं है। ठीक है, जो हमारा पिछला वीडियो था उसमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स जो था उसमें ऑडियो क्लियर नहीं आ पाई थी, उसको आप लोग कमेंट बॉक्स में जाके देख सकते हैं। उसमें एकदम उसका स्पष्ट मैंने आंसर क्या कर दिया, ऐड कर दिया है। अगर कोई भी प्रश्न में कभी भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स ज़रूर देखें, उसमें उसका एक्सप्लेनेशन ज़रूर दिया होगा। अगर किसी प्रश्न में कोई डाउट या गलत हो भी जाता है तो उस परिप्रेक्ष्य में भी कमेंट बॉक्स में उसका सही उत्तर आपको मिलेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अपनी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में आकलन के लिए उपकरण और तकनीक के हैं। ठीक है ना, तो सबसे बढ़िया उपकरण कौन कौन सा है? पहला है परियोजना कार्य, क्षेत्र भ्रमण, जर्नल लिखना और विचार मानचित्रण। ठीक है ना, तो परियोजना कार्य किया जाता है। क्षेत्र भ्रमण तो आपका पर्यावरण में जितना भी चीज़ें होती हैं वो सब क्या होती है, प्रकृति में घूमकर ही उसके होती है। ये वाले में बहुत लोगों को डाउट होता है कि ये सही है, जबकि ये क्या है, एकदम सही है, पर जर्नल लिखा जाता है। और विचार मानचित्रण, इसीलिए ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है ना, आप लोग भी साथ साथ में देते चलेंगे। अगला है, मिजोरम में की जाने वाली झूम खेती के विषय में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। यह फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों तक खुला छोड़ देते हैं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। पहले बीज बोने, ठीक है ना, बीज बोने से पहले भूमि की गहरी जुताई की जाती है। मैंने बताया था कि गहरी जुताई नहीं की जाती है, तो ये स्टेटमेंट तो हमको क्या लग रहा है, गलत लग रहा है। आगे देखते हैं। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग भी किया जाता है। ठीक है, तो ये एक प्रश्न आया है। तो अब मुझे ये पता चल गया कि भैया सी ऑप्शन तो एकदम गलत है। तो सी तो एकदम गलत है, तो ये ऑप्शन तो एकदम आपका क्या हो गया, एलिमिनेट हो गया। ठीक है, अगला देखते हैं कि आवश्यकता अनुसार रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। कहा जाता है कि ये एक तरह से जनजातीय क्षेत्र होते हैं। ठीक है, तो वहाँ पर कीटनाशक और उर्वरक का तो कोई उपयोग होता ही नहीं है, तो ई ऑप्शन भी क्या हो गया, आपका गलत हो गया। ठीक है, तो ई ऑप्शन भी इसमें से क्या हो गया, गलत हो गया। एक ही खेत में 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। अब ये मुझे नहीं पता है, चलिए ऊपर से फिर चलते हैं। यह फसल को काटने के पश्चात भूमि को कुछ वर्षों के लिए खुला छोड़ देते हैं। ये एकदम परफेक्ट उत्तर है, जैसा हम लोग पीछे करते आ रहे हैं। अब मुझे पता चल गया कि ए इज़ द राइट आंसर। तो ए देख लें किस में है, तो इसमें ए नहीं है। अब बचा हमारे पास केवल 2 ही विकल्प, बी और सी। अब हमको चेक करना है कि बाकी विकल्प सही हैं कि नहीं। इस भूमि पर उगने वाले बांस और खरपतवार को काटकर जला दिया जाता है। हाँ, यह भी विकल्प क्या होता है, सही होता है, जला करके ये लोग क्या करते हो। तो अब ए और बी दोनों सही हो गया है। एक ही खेत में आपका 3-4 भिन्न प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं। ठीक है ना, तो यह भी विकल्प आपका क्या होता है, सही होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए, बी और डी, मतलब बी ऑप्शन आपका क्या होगा, इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। आप लोग देखिए, इस मैंने फिगर के माध्यम से दिखाया है। ये देखिए, झूम खेती होती है, ये लोग आदिवासी क्षेत्रों में होता है। ये क्या करते हैं, जंगलों को देखिए बीच में से काट करके क्या कहते हैं, जगह बनाई जाती है खेती के योग्य, और कुछ दिनों के बाद देखिए इनको जला भी दिया जाता है। देखिए आप, ये इसके क्या है, मिजोरम में जो आपके झूम खेती है वो देखिए, उसका मैंने आपको यहाँ पे साक्ष्य दिया है कि देखिए कैसे इसको होता है। ठीक है, तो चलिए आपने देख लिया। अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में उन प्रक्रिया आधारित कौशलों को बढ़ावा दिया जाना चाहिए जो पूछताछ, ठीक है ना, जो पूछताछ आधारित प्रत्यक्ष अनुभव के केंद्र बिंदु हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा कौशल नहीं है? पहला है पूर्वानुमान, निर्धारण, निष्कर्ष निकालना और अवलोकन। ठीक है ना,
तो सब देखिए पूर्वानुमान तो किया ही जाता है कि अगर क्लाइमेट में कंट्रोल कर रहा है और चीज़ें होती हैं तो पहले से पूर्वानुमान किया जाता है कि प्रकृति का, ठीक है। तो ये तो एकदम सही उत्तर है। निष्कर्ष निकालना ये भी होता है, अवलोकन भी होता है। अब एक चीज़ होता है कि इसमें एक चीज़ नहीं हो पाता, निर्धारण, ठीक है ना, तो वो इसका क्या होगा, गलत उत्तर होगा, ठीक है ना। यह एक निर्धारण जो है वो कौशल में नहीं ऐड होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला है, राधा भिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकट के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है, ठीक है। अगला है, अलग अलग संसाधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है। दूसरा है, यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है। सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। आरक्षण प्रक्रिया की समझ, ठीक है ना। तो ये प्रश्न दिया हुआ है, तो देख लीजिए। सबसे पहले तो हम लोग कह रहे हैं कि राधा विभिन्न प्रकार के यात्रा टिकटों का उपयोग करती है। ऐसे टिकटों के उपयोग से निम्नलिखित में से किस संकल्पना पर प्रभावपूर्ण ढंग से चर्चा की जा सकती है। तो देखिए, आरक्षण की तो कोई बात ही नहीं हुई है, तो इतना मुझे पता चल गया कि डी तो किसी भी कीमत पर विकल्प नहीं होगा। तो हम देखते हैं डी किस में है, डी इसमें है, डी इसमें है, तो यह दोनों विकल्प तो अपने आप हट गए। अब बचे हमारे पास दो विकल्प। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं और विकल्पों में। अलग अलग संसाधनों से यात्रा करने पर यात्रा की लागत भी भिन्न होती है, ठीक है, ठीक है। ये तो अलग है कि अगर आप प्लेन से करेंगे, रेल से करेंगे, अपने प्राइवेट टैक्सी से करेंगे, तो सबकी कॉस्ट क्या होगी, अलग अलग होगी। एकदम राइट स्टेटमेंट है, तो ए इज़ द राइट स्टेटमेंट। ये भी हमको पता चल गया, ठीक है। अब देख लेते हैं, अगर हम इस निष्कर्ष पे पहुंचना चाहें तो हमें तुरंत पता चल जाएगा कि सी इज़ द राइट आंसर, लेकिन फिर भी हम लोग आगे देखते हैं। यात्रा की लागत उस वाहन द्वारा प्रयुक्त ईंधन पर निर्भर करती है, तो यह गलत है। पता चला कि आज मैं जेट एयरवेज के हवाई जहाज़ से जा रहा हूँ बाहर, और कल मैं एयर इंडिया से जा रहा हूँ, तो पता चला उसने फ्यूल ज़्यादा कंजम्प कर लिया, तो क्या हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी, और एक ने कम किया तो क्या हमारी कॉस्ट कम हो जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं होता है, ये फिक्स किया जाता है पहले से ही, ठीक है। तो बी तो गलत विकल्प है। दूसरा है, सार्वजनिक परिवहन से एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए हमें टिकट चाहिए। ये एकदम स्टेटमेंट सही है कि अगर आपको गोरखपुर या दिल्ली या बॉम्बे या बनारस, ठीक है ना, या इलाहाबाद कहीं भी जाना हो, तो उसके लिए सार्वजनिक परिवहन का आप प्रयोग अगर करते हैं तो उसके लिए आपको टिकट की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो सी इज़ द राइट। लेकिन दोस्तों, आप लोग ये याद रखिएगा, ये जो लॉ ऑफ एलिमिनेशन होता है ना, ये बहुत कारगर होता है। ये आपके दो विकल्प, तीन विकल्प तो झटके में क्या कर देता है, खत्म कर देता है। बस आपकी लड़ाई केवल दो विकल्पों में रह जाती है। अगर आपने महारत हासिल कर ली तो आपका कभी भी प्रश्न गलत होने वाला नहीं है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक कक्षाओं के विद्यार्थियों को मानचित्र, ठीक है, शिक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति सर्वाधिक उपयुक्त प्रतीत होती है? पहला है, अध्यापक द्वारा साम पट पर मानचित्र बनाना तथा विद्यार्थियों या शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना है। यह भी विकल्प अच्छा लग रहा है। फिर है, शिक्षार्थियों को निर्देश देना कि वह घर से भारत का मानचित्र लेकर के आए, ठीक है, तो थोड़ा सा अप्रासंगिक लग रहा है, फिर भी देखते हैं आगे। शिक्षार्थियों को एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने के लिए कहना, ठीक है ना। अगला, शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए अपने निकटतम प्रवेश का मानचित्र, ठीक है ना, मानचित्र बनाएं और वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है ना। तो अब हम देखते हैं कि इसमें सही विकल्प कौन सा है। पहला विकल्प, फिर चलते हैं वापस, अध्यापक द्वारा साम पट पर मानचित्र बनाना और शिक्षार्थियों को विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को कहना, ठीक है ना। तो यहाँ पर अध्यापक मानचित्र बना देता है और कहता है कि इस पे स्थिति बताइए, तो उनको जब ज्ञान नहीं होगा तो बताएंगे कैसे, ठीक है ना। तो यह विधि तब कारगर होती है जब आप किसी भी चीज़ को बता देते हैं और फिर फिल द ब्लैंक्स के माध्यम से उनसे पूछते हैं डॉट बना करके। तो यह ठीक तो है, लेकिन बहुत सुटेबल यह आंसर नहीं है,
ठीक है, यह भी एकदम क्या है, गलत है। एटलस दिखाना और विभिन्न स्थानों की स्थिति बताने को, यह भी सही है, लेकिन इससे परफेक्ट उत्तर हमको खोजना है, तो इसका जो परफेक्ट उत्तर है वो डी है। देखिए क्यों, कह रहा है शिक्षार्थियों की सहायता करना कि वे अपने ही संकेतों का उपयोग करते हुए, ठीक है ना। मान लेते हैं कि मेरे को कोई डॉट बनाना है तो मुझे कह दूंगा भाई यहाँ स्टार बना लो, यहाँ पे क्या कर दो, कुछ बना लो। अपने निकटतम प्रवेश का मानचित्र बनाएं, ठीक है ना। अपने निकटतम, ये प्रवेश नहीं है, ये आपका परिवेश होगा, ठीक है ना, गलत हो गया है, इसको सुधार लीजिएगा, परिवेश, ठीक है ना। परिवेश का मानचित्र बनाएं तथा वस्तुओं के सापेक्ष स्थिति और दिशा पर ध्यान केंद्रित करें, ठीक है ना, ये परिवेश है, इसको सुधार लीजिएगा। तो परिवेश मतलब होता है कि जो आपकी इर्द गिर्द चीज़ें हो रही हैं, ठीक है। तो ये ऑप्शन क्या होगा, इन सारे विकल्पों से सबसे बेस्ट, क्योंकि यहाँ पर सहज अभिव्यक्ति, ठीक है ना, सहज अभिव्यक्ति का भी क्या मिल रहा है, मौका मिल रहा है, जिस कारण यह ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन निकल करके आ रहा है। अगला है कक्षा 5 की अध्यापिका माइका, ठीक है ना, तो चाहती है कि उसके विद्यार्थी आसपास के पौधे का अवलोकन करें। सार्थक अधिगम के लिए उसे बच्चों को क्या करने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। पहला है समझाना कि पौधे भी सजीव होते हैं, पहला विकल्प। समझाना के, ये की नहीं होगा, कि पौधे हमारे लिए उपयोगी होते हैं। अधिकतम पौधों के नाम लिखना और उनकी ऊंचाई, पत्तियों, गंध और उगने के स्थानों में अंतर का अवलोकन करना। तो देखिए यह भी सही है, यह भी सही है, यह भी सही है, लेकिन सबसे परफेक्ट उत्तर आपका क्या है कि इसमें आपका वो, आप ऊंचाई के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं, उनकी पत्तियां छोटी होती है, उनमें महक किस तरह की होती है, उगने का उनका स्ट्रक्चर क्या है और कैसे कैसे स्थानों पर ये उगते हैं और उनका अवलोकन देख रहे हैं। इन सब से ज़्यादा इसका एरिया ऑफ डायमेंशन क्या है, बहुत ज़्यादा कवर कर रहा है, इसलिए डी। मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि जब भी पर्यावरण ही नहीं बाकी कोई भी प्रश्न अगर हल करते हैं तो आपको चाहिए कि आपको सबसे परफेक्ट उत्तर की तलाश करनी है, ठीक है। अगला है प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, ठीक है। पहला, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना, पहला विकल्प। दूसरा, आकलन में सफलता प्राप्त करना, ठीक। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं, जिसको अवधारणा भी कहते हैं, को समझाना। सीखने वाले को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, ठीक है ना। अब देखते हैं, पहले से आते हैं, क्रियाकलाप संचालित करना तथा कौशलों का विकास करना। दोस्तों यह भी बहुत अच्छा स्टेटमेंट है, गलत नहीं कहेंगे हम इसको, एकदम नहीं कहेंगे। आकलन में सफलता प्राप्त, यह भी सही स्टेटमेंट लग रहा है। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं और अवधारणाओं को समझना, यह भी सही है दोस्तों। लेकिन इन चारों विकल्प चारों सही हैं, लेकिन चारों में सबसे परफेक्ट क्या कर रहा है, सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से क्या करना, जोड़ना। मतलब इन सबसे ज़्यादा डायमेंशंस ऑफ एरिया इसमें क्या है, ज़्यादा है। अगर मान लेते हैं कि अगर ये 40% एरिया कवर कर रहा है, ये भी 40 कर रहा है, ये भी 40 कर रहा है, तो ये 60% एरिया को क्या कर रहा है, कवर कर रहा है। तो इसलिए डी इज़ द परफेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से शिक्षार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है, ठीक है। साफ सुथरा रेखांकन, गणना और अनुमान, मापन के अनुसार चित्रण करना, सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी, ठीक है। तो देखिए जो मैप का होता है, सिखाने का मूल उद्देश्य होता है, वो होता है कि कौन चीज़ किसके सापेक्ष है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी दिशा क्या है, वो किस डायरेक्शन में है और किस स्थान पर वो अवस्थित है, यह ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है बाकी इन चीज़ों के मुकाबले। तो डी इज़ द परफेक्ट आंसर इसका होगा, ठीक है। अगला है, ये क्या है, तालिका है, उसका अध्ययन कीजिए।
जून 2007 का स्ट्रक्चर है, फिर दिसंबर 2014 का है। पेट्रोल और डीजल के मूल्यों में जो आपको दिख रहा है अंतर है। अब इसी के आधार पर आपको निष्कर्ष करना है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। इसको देख करके अगर हम ऐसे निष्कर्ष निकालते हैं, क्या ऐसी कोई बात इसमें कह रहा है कि पेट्रोल अगर रेट बढ़ जाते हैं तो डीजल की अपेक्षा, अरे हो सकता है डीजल का भी रेट बढ़ सकता है। तो ये पढ़ते समय हमको कुछ डाउट हो रहा है, तो हम इसको आगे पढ़ते हैं। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। ठीक है, तो यह भी है। डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है, एक ये हो गया। और डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियां खरीदनी चाहिए। तो अब आपको ये पता चल चुका है कि अब इस पे सही निष्कर्ष क्या क्या निकल सकता है। पहला है बी तथा सी, सी तथा डी, ए तथा डी और ए तथा सी। ठीक है, तो अब हम लोग इसको निष्कर्ष निकालते हैं। पहला है कि पेट्रोल डीजल की अपेक्षा अधिक महंगा ईंधन है। तो यह निष्कर्ष तो इसको देख करके नहीं निकाला जा सकता, तो ए विकल्प तो आपका क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। अगर ए गलत हुआ तो हमारा यह वाला ऑप्शन और यह वाला ऑप्शन, दोनों ऑप्शंस क्या हो गए, आपके खत्म हो गए। अब फिर से देखिए हम दो में आकर के उलझे हुए हैं। अब हम आगे देखते हैं कि कौन सा विकल्प आपका सही होगा। पेट्रोल की अपेक्षा डीजल के मूल्य में वृद्धि का प्रतिशत अधिक है। ठीक है ना, तो ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है कि 15 का यहाँ डिफरेंस आ रहा है और लगभग 13-14 रुपये का 14 का यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है, लेकिन यहाँ पैसे अमाउंट ज़्यादा है, यहाँ पे अमाउंट कम है। तो प्रतिशत के मामले में भी यह निष्कर्ष सही नहीं होगा। तो बी तो अपने आप ही क्या हो गया, गलत हो गया। अब जब बी गलत हुआ तो मुझे तुरंत पता चल गया कि सी और डी निष्कर्ष इसका क्या होगा, सही होगा। लेकिन हम लोग देख लेते हैं, डीजल सस्ता है इसलिए सार्वजनिक परिवहन इस पर चलता है। हाँ भाई, पेट्रोल के मुकाबले डीजल क्या है, सस्ता है। पेट्रोल अगर 61 रुपये है तो डीजल 50 रुपये है, तो जरूर सस्ता है। और जब सस्ता है तो सार्वजनिक परिवहन जो चीज़ सस्ती होती है उस पर क्या होती है, आश्रित होती है। तो डीजल पे क्या है, चलती है। डीजल पेट्रोल से सस्ता है, लोगों को डीजल वाली गाड़ियाँ खरीदनी चाहिए। ठीक है ना, ये एक तरह से सुझाव दिया जा रहा है कि डीजल अगर सस्ता है तो आपको डीजल वाली गाड़ियाँ, और खरीदी भी जाती है। आप देखते हैं पेट्रोल जो गाड़ियाँ होती हैं उनके मुकाबले डीजल गाड़ियाँ होती हैं ज़्यादा होती हैं। ठीक है, तो एकदम सही। आपको दो विकल्प तो हटाने के बाद बस तुरंत पता चल जाएगा और सही विकल्प तक आप पहुंच जाएंगे। अगला है, प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। अब देखिएगा ध्यान से, मूर्त से अमूर्त, सरल से कठिन, स्थानीय से वैश्विक, अमूर्त से मूर्त। ठीक है, तो इसमें हमको देखना है कि कौन सा सही विकल्प है। कह रहा है केवल बी सही है, ठीक है, केवल डी सही है, केवल ए और बी सही है, और केवल बी और सी सही है। तो इसका सही उत्तर आपका होगा केवल डी सही है, अमूर्त से मूर्त की तरफ। कह रहे, देखिए ध्यान से सुनिएगा कैसे हो रहा है। प्राथमिक कक्षाओं में पर्यावरण अध्ययन के लिए निम्नलिखित सभी सामान्य उपागमों का अनुपालन किया जाना है, केवल इसे छोड़कर। ठीक है ना, इसे छोड़कर। तो ये क्या होगा, एक तरह से नहीं का क्वेश्चन आ रहा है, और अमूर्त से मूर्त की तरफ, क्योंकि पर्यावरण में अमूर्त से मूर्त की तरफ कभी भी चीज़ें नहीं जाती हैं, मूर्त से अमूर्त की तरफ चीज़ें ट्रांसफ़र होती हैं। तो बी इज़ द राइट आंसर। अब हम लोग आगे देखेंगे 11वें प्रश्न पे। राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा 2005 में कक्षा 1 और 2 के लिए पर्यावरण अध्ययन के किसी पाठ्यक्रम या पाठ्यपुस्तक की संस्तुति नहीं की है। इसके लिए सबसे उपयुक्त कारण है पाठ्यक्रम का भार कम करने के लिए, पर्यावरण अध्ययन कक्षा 3 के आगे की कक्षाओं के लिए, कक्षा 1 और 2 के शिक्षार्थी पढ़ना लिखना नहीं जानते, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना के लिए। ठीक है ना, तो सबसे बेस्ट विकल्प आपका क्या होगा, संदर्भ युक्त अधिगम परिवेश प्रदान करना। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ाना है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है। विभिन्न प्रकार
की खाने की चीज़ों के चित्र वाले फ्लैश कार्ड दिखाएं। ठीक है, देखने में तो ये ठीक ठाक लग रहा है। आगे देखते हैं हम इससे परफेक्ट विकल्प। अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। ठीक है। दूसरा, विद्यार्थियों से पूछा कि उन्हें क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने परिवार के भोजन के बारे में सूचना एकत्र करें। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट विकल्प इसमें लग रहा है बी, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले भोजन के बारे में विद्यार्थियों को क्या करें, एक प्रोजेक्ट, एक परियोजना दें, जिससे वो उसके बारे में पूरी सूचनाओं को क्या करें, इकट्ठा कर सकें और वहाँ के लोगों कैसी कैसी विभिन्न प्रकार के भोजनों के बारे में, उनकी संस्कृति के बारे में, जितनी भी विविधता है उसके बारे में भी जानकारी हासिल कर सकें। ठीक है ना। ये भी सही हो सकता है। ठीक है ना, यह सब सही हो सकते हैं, लेकिन सबसे परफेक्ट उत्तर आपका कौन सा होगा, बी इज़ द राइट आंसर, क्योंकि बात किसकी कर रहा है, सर्वोत्तम विधि की। अगला प्रश्न है, यदि हम पक्षियों का अवलोकन करते हैं तो हम पाते हैं कि अधिकांश पक्षी अपनी गर्दन अत्यधिक हिलाते हैं। इसका कारण यह है कि अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, उनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। पक्षियों के दो नेत्र होते हैं, इनके नेत्र दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक ही समय पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है ना। तो अब देखते हैं इसमें सबसे बेस्ट उत्तर। अब विकल्प हटाते हैं। कह रहा है कि इस अत्यधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या है। पक्षियों के दो नेत्र आंखें होते हैं, ये तो एकदम विकल्प ही गलत हो गया, क्योंकि ये स्टेटमेंट इससे मैच ही नहीं कर रहा है। ठीक है ना। और दो भिन्न भिन्न वस्तुओं को एक पर ही फोकस करके देखते हैं, यह भी विकल्प क्या हो गया, एकदम असंभव सा हो गया है। उनके कान ढके होते हैं और वे उड़ सकते हैं। दोनों स्टेटमेंट क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से क्या होते हैं, अलग अलग दिख रहे हैं, कि उनके कान ढके रहते हैं और वे उड़ सकते हैं। तो यह भी स्टेटमेंट क्या हो गया, गलत हो गया। केवल एक सही स्टेटमेंट दिख रहा है, अधिकांश पक्षियों के नेत्र स्थिर होते हैं और घूम नहीं सकते, जिस कारण वो क्या करते हैं, अपनी गर्दन को क्या करते हैं, हिलाते रहते हैं। ठीक है। कभी कभी ऐसे प्रश्न जब भी आए तो आपको कॉमन सेंस से भी इनका उत्तर देना चाहिए, जिससे आपको एकदम सही पता चल पाएगा कि वाकई में उत्तर क्या है क्या नहीं। अगला है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। अचार और आम पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना और रेफ्रिजरेटर में संचित रखना। ठीक है ना। तो सबसे बेस्ट है, अब बात देखिए यहाँ क्या हो रही है, रीना आम पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका संरक्षण के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। कह रहा है अचार और आम पापड़ बनाना, दूसरा जूस तैयार करना, और ये तो कर ही नहीं सकते, ये मल्टीनेशनल कंपनियों का काम होता है, हम होम में ऐसा काम नहीं कर सकते। तो बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। ये वायुरोधी डिब्बे तो सही था, लेकिन ये जूस तैयार करना ये स्टेटमेंट को मैच नहीं कर रहा है, इसलिए बी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। प्लास्टिक के थैले में रखना यह भी गलत हो गया, रेफ्रिजरेटर में संचित करना यह भी गलत हो गया। सबसे बेस्ट विकल्प निकल के आ रहा है कि अचार और आम पापड़ बनाना। ठीक है ना। अचार बना के रख देते हैं तब भी वो लॉन्ग टर्म तक चलेगा, और आम पापड़ बना के रख देते हैं तब भी वो, जिसको अमावट कहते हैं, वो भी लॉन्ग टर्म तक क्या होता है, चलता है। तो ए इज़ द राइट आंसर। राज्य हैं तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक, कर्नाटक और तमिलनाडु। तो सही विकल्प आपका होगा आपका कर्नाटक और तमिलनाडु। कैसे, इसको चलिए हम लोग मैप के थ्रू देखते हैं। देखिए ये रहा आपका केरला। ठीक है ना। और इसके जो निकटवर्ती राज्य में ये हो गया आपका तमिलनाडु, और यह जो हो गया आपका कर्नाटका। ठीक है ना। तो यह दो इसके क्या हैं, निकटवर्ती राज्य हैं। ठीक है ना। इस तरह के मैप्स के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं और आपको जरूर इन प्रश्नों को तैयार करके जाना पड़ेगा। ठीक है ना। तो इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन नंबर डी। डी इज़ द राइट आंसर। ओके। निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं।
यह भी आपका रिपीटेड क्वेश्चन है। देख लीजिए दोस्तों कि लगातार ये हम 2019 से चल रहे हैं और देखिए हम 2015 तक आ गए। इसका मतलब 2015 से पेपर 19 में भी क्या हुए हैं, रिपीट किए हैं। मैं अधिकतर आप लोगों को फोकस 10 ईयर पे क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि CTET के क्वेश्चन जो होते हैं वो मैच तो नहीं करते, लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट अगर अच्छे से तैयार किया है तो हूबहू आपको कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन मिल जाते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका गोवा। ठीक है, क्योंकि पढ़ा हुआ क्वेश्चन है। अब देखिए गोवा क्या है, वहाँ देखिए इस तरह के क्या होता है, नारियल के तेल में ही क्या किया जाता है, इन मछलियों को क्या किया जाता है, फ्राई किया जाता है, तला जाता है। और गोवा एक बहुत अच्छी जगह है। देखिए देश के नक्शे पे ये रहा आपका गोवा, महाराष्ट्र से भी क्या है लगा हुआ है इसकी सीमा। और कभी मौका मिलेगा ज़रूर घूमने जाइएगा। वहाँ के बीचेस जो होते हैं वो बहुत ही खूबसूरत होते हैं। सबसे अच्छे पिकनिक स्पॉट्स में गोवा का भी नाम क्या होता है, आता है। ठीक है ना, ये पूरा आपका गोवा है, नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा, मतलब ये पूरा उसमें मैंने क्या किया, गोवा को एकदम अलग से डिस्क्राइब किया है। और ये कर्नाटक और ये महाराष्ट्र आपका सीमा है, ये पूरा गोवा का है। ठीक है ना, तो हो सकता है कभी गोवा की सीमा भी पूछ ले, जैसे केरल की पूछ रहा है वैसे गोवा का भी पूछ सकता है, इसलिए आपको थोड़ा सा तैयार करके जाना पड़ेगा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा जानवर जंतु है जिसके अग्र दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं। वे दांतों को बहुत अधिक लंबा न होने देने के लिए वस्तुओं को काटते कुतरते आते हैं। ठीक है, तो दीमक तो ऐसा करता नहीं है, छिपकली भी ऐसा नहीं करती है। अब बचा गिलहरी और चूहा। बहुत सी किताबें गिलहरी को भी ये मानती हैं और बहुत सी किताबें चूहे को मानते हैं, लेकिन दैनिक दिनचर्या में हम लोग देखते हैं कि चूहा हमारे सामने हमेशा रहता है, लेकिन यह काम गिलहरी भी कर सकती है। ठीक है ना, तो इसके दोनों ऑप्शन सही हो सकते हैं, गिलहरी भी सही हो सकता है और चूहा भी सही हो सकता है। ठीक है ना, तो ये थोड़ा सा विवादित प्रश्न है एक तरह से, तो आप इसके दोनों आंसर सही मान सकते हैं। एक बार आयोग की दृष्टि से आप लोग जरूर देख लीजिएगा कि आयोग कौन सा आंसर मान रहा है। अगर आयोग ने अगर इसका गिलहरी माना है तो गिलहरी मान लेंगे, अगर चूहा माना है तो चूहा मान लेंगे, लेकिन नियमतः दोनों ही विकल्प आपके क्या हैं, सही हैं। ठीक है, देखते हैं। ये देखिए ये आपकी गिलहरी है। गिलहरी भी क्या करती है, ये भी अपने अग्रदांत का क्या करती है, प्रयोग करती है। ये यहाँ पे होते हैं इसके अग्रदांत। ठीक है ना, और उसको न बढ़ने के लिए चीज़ों को क्या करती है, काटती है, कुतरती है। ठीक है ना, ये वाली गिलहरी हम लोग को हमेशा बहुत देखने को मिलती है। ये सब आकार की गिलहरियाँ आपको क्या है, जो घने जंगल होते हैं वहाँ पर देखने को मिलती हैं। ठीक है, और उसी तरह से चूहा भी है आपका। देखिए चूहा है आपका, चूहा भी क्या करता है, चीज़ों को कुतरता रहता है, जिससे उसके दांत लगातार जो बढ़ते रहते हैं उसको कम किया जा सके। अगला प्रश्न है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का अधिक उपयोग करके अपने खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है। ऐसा करने से उसके खेतों की मृदा, ठीक है ना, तो बार बार उर्वरक का प्रयोग कर रहा है, तो देखते हैं क्या होता है। क्या धान की फसलों के लिए ही उपयोगी रहेगी, ये तो मैच ही नहीं कर रहा है। जुताई के लिए उपयुक्त बन जाएगी, नहीं। अन्य फसलों के लिए भी उपयुक्त बन जाएगी, नहीं। सबसे बेस्ट विकल्प कौन का, कि वो बंजर हो जाएगी। आपने देखा होगा पंजाब का केस स्टडी, आप देखेंगे पर्यावरण में पंजाब की जितनी भी जो लैंड फॉर्म है वो क्या हो गई, वाइट कलर की इस पर लेयर आ गई है, क्या हो गई, बंजर हो गई है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने लोगों ने इतना ज़्यादा खाद का प्रयोग किया कि जो मृदा की उर्वरा शक्ति है वो क्या हो गई, धीरे धीरे क्षीण होती चली जा रही है। अगला है, देखिए ये और एक प्रश्न और आपको बताना था कि देखिएगा बहुत से लोग कहते हैं कि धान के बीज होते हैं उनको हम डाल देते हैं और पौधा निकल जाता है। नहीं, धान का एक तरह से बेहन पड़ता है। जब उसका पौधा थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, इसके बाद उसको पानी के इस जो प्लॉट आपको दिख रहा है इसमें इसको क्या कहता है, रोपित किया जाता है। और रोपण कृषि के द्वारा धान की खेती क्या होती है, की जाती है। देख रहे हैं, हाथ के द्वारा उन पौधों को क्या किया, रोपित किया जा रहा है। एक गट्ठर में से खोल खोल के इसमें लगाया जाता है और धान का क्या होता है, एक छोटा सा पौधा होता है और जिसको यहाँ पे क्या किया जाता है, प्लांट किया जाता है। केवल बीज छिड़कने से धान की फसल नहीं होती है। ये देखिए धान का ये साइज है। बहुत से लोग होते हैं जो ध्यान ही नहीं देखे रहते हैं, तो आप देख सकते हैं। और एक प्रश्न और यहाँ से बन सकता है मीथेन का, कि धान के खेतों से कौन सी गैस निकलती है, तो मीथेन गैस निकलती है। ठीक है ना, तो ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन भी इंटरलिंक करके आप इसमें क्या करते हैं, जोड़ लेंगे। अगला है, रेगिस्तानी ओक के बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात 4 मीटर होती है। इस वृक्ष की जड़ें
नीचे वृक्ष की ऊंचाई की लगभग 30 गुनी गहरी तक जमीन के भीतर जाती हैं, जब तक कि पानी तक न पहुंच जाएं। इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और देखते हैं इसमें कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक एक वृक्ष है जिसकी ऊंचाई हमारी कक्षा के कमरे के लगभग बराबर अर्थात लगभग 4 मीटर। अब ये बताइए, ये स्टेटमेंट अगर आ गया आपको पता ही नहीं रहेगा कि ओक होता कैसा है। तो चलिए पहले हम लोग देख लेते हैं कि ओक होता कैसा है। देखिए ये आपके ओक के पेड़ है, देख रहे हैं, इसकी लंब ऊंचाई देखिए, और ये इसका फल है। ये रेगिस्तानी ओक के पेड़ हैं, देख रहे हैं। अब पेड़ को देखने से ये तो अंदाज हो गया कि हाँ भाई ये ऐसे ही होता है। अब आते हैं, तो इसका मतलब यह जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में क्या है, एक तरह से करेक्ट है। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक, तो जब ए करेक्ट हो गया तो अब बाकी तो हम देखते हैं, एक इसमें है, इसमें तो नहीं है, इसमें है, इसमें 3 में तो है। आगे देखते हैं, इस वृक्ष की जड़ें वृक्ष की ऊंचाई के लगभग 30 गुनी गहरी तक जमीन के भीतर। अब जब रेगिस्तानी है तो रेगिस्तानी पौधे का जो कैरेक्टरिस्टिक होता है वो क्या कहते हैं, उनकी जो जड़ें होती हैं वो बहुत गहरी होती हैं। तो बी ऑप्शन भी क्या हो जाता है, सही हो जाता है। अब अगला देखते हैं, इस वृक्ष के तने में पानी एकत्रित होता है। ठीक है ना, तो यह भी क्या होता है, एकदम आपका सही स्टेटमेंट है। ठीक, कि इसके वृक्ष में पानी क्या होता है, एकत्रित होता है, क्योंकि अगर नहीं होगा तो फिर उसका यूटिलाइजेशन कैसे होगा। और लास्ट विकल्प है, यह वृक्ष अबू धाबी में पाया जाता है। नहीं, ये क्या होता है, एक तरह से ऑस्ट्रेलिया। ठीक है ना, ऑस्ट्रेलिया से भी इसके क्या होता है, यहाँ पर तुलना की जाती है कि यह वृक्ष ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया, तो सही विकल्प आपका जो होगा ये आपका होगा आपका ए बी सी विकल्प सही होगा, क्योंकि डी ऑप्शन तो इसमें क्या हो गया है, गलत हो गया है। तो सही विकल्प जो होगा आपका इसमें आपका ए बी सी होगा। ठीक है, तो आप ध्यान रखेंगे इसका सही विकल्प। अगला हम लोग देखते हैं, कोई व्यक्ति 2/1/2015 को मडगांव से नागरकोइल जाने के लिए रेलगाड़ी में बैठता है। इस तरह के प्रश्न खूब आए हुए हैं, आप लोग एकदम रट लीजिए, तैयार कर लीजिए, मेंटली प्रिपेयर रहिए। ठीक है ना। रेलगाड़ी 7:45 बजे मडगांव से चली और अगले दिन मतलब 3/1/2015 को 4:45 पर नागरकोइल पहुंची। अब जानते हैं, आपको लगता है कि ये शाम वाला है। देखिए रेलवे का जो टाइम होता है, देखिए इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए आपको क्या होता है, रेलवे का जो टाइम होता है वो 1 से लेकर के 24 तक चलता है। दोपहर को 12 बजे से लेकर के जब 1 बजेगा तो वहाँ पे 13 लिखाएगा, ना कि 1 लिखाएगा, फिर 14 लिखाएगा 2 बजे का। तो आपको अब अनुमान लगाना है कि ये 7:45 की बोल रहा है और 4:45 पे वो पहुँची है। तो अगर मैं 7:45 से और 4:45 के बीच में देखूँ, अगर मैं जोड़ता हूँ 24 घंटा, तो 24 घंटा पूरा होगा 7:45 से 7:45। ठीक है, अब 7:45 से ये 3 घंटा पहले यहाँ पर 4:45 पे पहुँच जा रही है, तो टोटल घंटे कितने हो गए आपके, 21 घंटे हो गए। तो 1040/21। ठीक है, तो अगर हम इसको काटते हैं तो सीधे सीधे ये कितने बार कट जाएगा, तो 21 5 बार, इसके बाद 4 बार, तो 54 किलोमीटर प्रति घंटे क्या थी इसकी चाल थी। ठीक है ना, चाल बराबर दूरी बटे समय। तो आप इसको निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अगला है, नई दिल्ली में रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल और फिर रांची का भ्रमण करना चाहता है। उसके यात्रा की दिशा होगी पहले। अब देखते हैं, अब इस प्रश्न को सॉल्व करने के लिए हमें दिमाग लगाना पड़ेगा। मान लेते हैं कि ये रहा आपका नई दिल्ली, देख रहे हैं नई दिल्ली यहाँ पर है, यहीं पे नई दिल्ली होता है। यहाँ पे अगर मैप देखेंगे तो ऐसे नई दिल्ली है। अब वो भोपाल जा रहा है, तो भोपाल कैसे जाएगा, पहले नीचे की तरफ जाएगा। तो इसका नीचे क्या होता है, ईस्ट वेस्ट और नॉर्थ साउथ में तो नीचे वाला क्या होता है, साउथ होता है। तो इसका मतलब पहले कहाँ चलेगा, दक्षिण। फिर कह रहा है कि भोपाल से लेकर के रांची, तो ये रहा आपका झारखंड, झारखंड का रांची इधर है, तो इधर क्या चलेगा, इधर चलेगा, तो ये पूर्व हो जाएगा। तो पहले चला दक्षिण और इसके बाद कहाँ चला, पूर्व चला। तो इसके बाद चलिए देखते हैं इस टाइप का कोई विकल्प है। हाँ, तो देखिए कह रहा है कि पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण में, पश्चिम दिशा में फिर दक्षिण दिशा में,
दक्षिण दिशा में फिर पूर्व दिशा में। अब देखिए आपका मैप से आपको तुरंत पता चल गया कि पहले हम दक्षिण चलेंगे और इसके बाद फिर रुका, क्योंकि अगर यहाँ पर दिल्ली माना था, वहाँ से चला भोपाल, फिर भोपाल से चला रांची, तो पहले दक्षिण चला और इसके बाद दक्षिण से फिर क्या चला, पूर्व चला। तो सी इज द राइट आंसर। अगला है, नीचे दिए गए सभी जानवरों में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं? छिपकली, गौरैया, कछुआ, सांप। वे अंडे देते हैं, वे जहरीले होते हैं, ठीक है ना। अब जहरीले की बात करें तो ठीक है, छिपकली मान सकते हैं, सांप भी मान सकते हैं, लेकिन गौरैया कहाँ जहरीली होती है? तो इसका मतलब ये पक्का है कि ये स्टेटमेंट इससे मैच नहीं करेगा। वे भूमि और जल दोनों में रहते हैं, तो क्या गौरैया रहती है? नहीं रहती है, ये भी स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा, ठीक है। उनके शरीर शल्क के ढके होते हैं, ठीक है, तो यह भी उत्तर आपका सही नहीं है। केवल कछुए का ही क्या होता है, शल्क का ढका होता है। अब बचेगा केवल एक ऑप्शन कि वे अंडे देते हैं, तो यह विकल्प सबसे बेहतर है, क्योंकि ये सब क्या होते हैं, जंतु अंडे देते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण में कहानियों और कविताओं का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जा सकता है। पर्यावरण अध्ययन के उपयोग का मुख्य उद्देश्य है कक्षा के विविधता की पूर्ति, सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण प्रदान करना, पाठों को आनंददायक बनाना, भाषिक कौशल को बढ़ावा देना, ठीक है ना। तो सबसे बेहतर विकल्प आपका होगा इसमें कि सीखने के लिए संदर्भगत वातावरण क्या करना, प्रदान करना। बाकी भी सही है, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प आपका कौन सा होगा, बी। अगला है, एक प्राथमिक स्तर की अध्यापिका, ठीक है ना, जलाभाव, ठीक है ना, तो के विषय पर अपने कक्षा 4 के बच्चों को प्रभावपूर्ण तरीके से किस प्रकार क्या करेगी, आपका आंकेगी, ठीक है, आंकेगी। तो पहला विकल्प है, बच्चों को जल संरक्षण पर नारे लिखने के लिए कहकर, उपयुक्त विषय पर एक लिखित परीक्षा का आयोजन करके, यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, और दूसरा है जल संरक्षण में पोस्टर बनाने की गतिविधि का आयोजन करके, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें क्या है, ठीक ठाक तो लग रही हैं, लेकिन सबसे बेहतर विकल्प क्या लग रहा है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये कहता है कि यह पता करके कि उन्होंने अपने दैनिक जीवन में जल की बचत कैसे प्रारंभ की, यह विकल्प सबसे बेहतर विकल्प होगा, ठीक है। अगला है, आपके प्रधानाचार्य ने आपको कहा कि कक्षा 5 के विद्यार्थियों को शैक्षिक अवलोकन यात्रा के लिए ले जाएं। इस अवलोकन यात्रा को सार्थक बनाने के लिए आप अपनी योजना में क्या सम्मिलित करेंगे? क्रियाकलाप के एक स्तरीकृत सीट उस स्थान के बारे में तैयार करना और प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा के पूर्व साझा करना। मतलब आप पूरा क्या करेंगे, एक सीट बना के तैयार करेंगे जिससे उनको पूरा उस बारे में पता चल सके। दूसरा है, जहाँ जाना है उसके बारे में जानकारी प्राप्त करने और पढ़ने के लिए विद्यार्थियों को कहना। ठीक है, ये भी सही लग रहा है, देखते हैं, हमको परफेक्ट खोजना है। आनंद के लिए पर्याप्त भोजन और खेल के लिए ले जाना, ये तो गलत हो रहा है। ठीक है, आनंद होता है लेकिन पर्याप्त भोजन ये सटीक नहीं है। यह सुनिश्चित करना कि विद्यार्थी अनुशासित रहें और उस स्थान का शांतिपूर्वक अवलोकन करें, यह भी ठीक है, लेकिन हमको सबसे परफेक्ट खोजना है। तो सबसे परफेक्ट उत्तर आपका क्या लग रहा है, ए। क्रियाकलाप के एक स्तरीकृत सीट, ठीक है ना, पूरा एक सीट बनाना, उसके बारे में क्या कहते हैं, उस स्थान के बारे में एक पूरा क्या कहता है ब्यौरा तैयार करना, प्रामाणिक तथा सार्थक अध्ययन के लिए उसे विद्यार्थियों के साथ यात्रा से पूर्व ही क्या करना, साझा करना। जैसे मैं एक सीट बनाता हूँ, मैं कह दूंगा कि आपको लिखना है कि उस स्थान में है, किस राज्य में है, क्या क्या उसकी लोकेशन है, कितनी उसकी हाइट है, ठीक है ना, समुद्र तल से उसकी क्या ऊंचाई, मतलब एक पूरी डाटा सीट, और उस डाटा सीट को क्या किया जाएगा, पूरा फुलफिल किया जाएगा, वह ज़्यादा बेहतर तरीके से अवलोकन का काम क्या करेगा। ठीक है, तो ए इज़ द राइट आंसर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के आकलन में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक उपयुक्त नहीं है? तो प्रश्न पूछना ये तो आवश्यक होता है, न्याय और समानता के प्रति चिंता यह भी होता है, क्योंकि पर्यावरण में तो संवेदना का विषय है, तो ये चीज़ तो लागू होगी। सहयोग यह भी होगा। क्या है, एक बस विकल्प इसमें मैच नहीं कर रहा है, वो आपका क्या है,
संस्मरण। ठीक है, अगला है पौधे में पत्तियां हैं जिन्हें सभी की तरफ प्रयोग में लाया जाता है, इसके बीज के तेल साफ किया जाता है, यह पौधा है। यह पौधा किसका है? पालक का नहीं, नारियल का नहीं, क्योंकि पत्तियां, बंद गोभी का नहीं है। तो सही उत्तर आपका क्या होगा? सरसों। सरसों में क्या है प्रयोग? इसकी पत्तियां, मतलब इसका क्या बताया? सरसों का साग बनता है। तो ये पहला स्टेटमेंट फुलफिल हो गया। इसके बीजों के तेल साफ किया जाता है, बीजों से मतलब क्या? तेल को साफ किया जाता है, और यह एक पौधा है। तो किसका है? सबके बारे में किसका बता रहा है? सरसों के बता रहा है। देखते हैं कैसा है। देखिए, ये रहा आपका सरसों का पेड़। बहुत लोग सरसों का पेड़ भी नहीं देखे होंगे, जो गांव में रिलेटेड होते हैं उनको पता रहता है। शहर वाले तो दूर से जानते हैं भाई पीला पीला होता है, लेकिन कैसा होता है ये ज़रूर आप लोग देखें। देखिए, ये आपका क्या है? मस्टर्ड इसको इंग्लिश में कहते हैं। और दो तरह के सरसों होते हैं, एक येलो होता है और ये ब्लैकिश वाला होता है। ठीक है, तो ये जो येलो सरसों होता है, इसका जो होता है तेल निकालने की क्षमता इसमें ज़्यादा होती है काले के मुकाबले। ठीक है ना। और ये देखिए, ये इसका पुष्प है। ठीक, तो आप ज़रूर इस चीज़ को याद रखिएगा कि सरसों के पौधे में यह गुण पाया जाता है। अगला है कांसा, जिसको हम ब्रॉन्ज कहते हैं, कि बारे में निम्नलिखित कथनों का अध्ययन कीजिए। अल्मोनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। ठीक है ना, जैसा ही एक तत्व है। अब ये बताइए, हम मान लेते हैं कि कांसा में अल्मोनियम का तो मिक्सचर होता ही नहीं है। ठीक है ना, तो यह स्टेटमेंट तो अपने आप ही क्या हो रहा है? एक तरह से गलत हो रहा है। तो हमारा ये स्टेटमेंट तो अपने आप ही क्या हो गया? गलत हो गया। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि ए पहला ही स्टेटमेंट गलत हो गया, तो ए इसमें भी है, ये भी गलत हो गया, ये ए इसमें है, ये भी गलत हो गया। अब बचा हमारे पास डी और बी। अब दो विकल्प में ही हमको फाइट करना है। आगे देखते हैं। इसे भट्ठी, ये भक्ति नहीं होगा, इसे भट्ठी होगा। इसे भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। ठीक है, ये तो एकदम सही लग रहा है स्टेटमेंट, तो बी इज द सही स्टेटमेंट है। अगला है आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों वर्ष से कर रहे हैं। अगला है ब्रॉन्ज की बनी वस्तुएं अल्युमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु अधिक मजबूत टिकाऊ होती हैं। ठीक है ना, तो ये सही नहीं है कि वो वस्तु उससे ज़्यादा टिकाऊ होती है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट डी अपने आप गलत हो जा रहा है। तो सही स्टेटमेंट क्या निकल के आ रहा है आपका? केवल बी। तो इसका मतलब इसे आपका क्या हो जाएगा? भट्ठी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है। आदिवासी लोग ब्रॉन्ज का उपयोग हजारों, अगर आप हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता पढ़ेंगे तो वहाँ पे आप देखेंगे सिंधु घाटी सभ्यता में इस चीज़ का वर्णन वहाँ पर किया गया है। ठीक है ना, तो यह एकदम सही है। बी और सी दोनों स्टेटमेंट आपके क्या है? सही है। आपका डी स्टेटमेंट क्या हो जाता है? गलत हो जाता है। तो अपने आप एलिमिनेट एक स्टेटमेंट हो गया। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा मच्छरों से होने फैलने वाले रोगों का समुच्चय है? ठीक है ना, चिकनगुनिया, मलेरिया, मियादी बुखार, ठीक है, हैजा, डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया। ठीक है, इसके बाद चिकनगुनिया, हैजा, मियादी बुखार। तो सबसे बेहतर इसमें होगा आपका चिकनगुनिया, डेंगू और मलेरिया। ये तीनों क्या है? एक तरह के क्या है? समुच्चय हैं, सब मच्छरों से उत्पन्न है। अगला है किसी राज्य के मानचित्र के एक सिरे पर यह लिखा था 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। यदि इस मानचित्र पर कहीं दो शहरों के बीच की दूरी 9.7 सेंटीमीटर मापी जाती है तो इन दोनों शहरों के बीच वास्तविक दूरी लगभग कितनी होगी? ठीक है ना, तो आपका ये पता होना चाहिए कि वो बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर। ठीक है ना, तो अब 110 मीटर हो गया है। अब मानचित्र में की दूरी बता रहा है कि 9.7 जो है वो सेंटीमीटर उनकी क्या है? दूरी है। तो अब 110 में अगर 9.7 का हम गुणा कर देते हैं, ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 1067 मीटर। ठीक है, लेकिन अब यहाँ बात हो रही है किलोमीटर की। ठीक, तो जैसे किलोमीटर की बात हो रही है तो 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है। तो जैसे ही यहाँ पर हम बात करेंगे तो फिर यहाँ पर जब 3 जीरो इधर लगेगा तो 1.0667 हो जाएगा, क्योंकि अगर इसमें हम क्या कहते हैं इसको उससे भाग देंगे
तो इसमें क्या हो जाएगा, पॉइंट ऊपर आ जाएगा और ये पॉइंट कहाँ जाके लग जाएगा, इस पे लग जाएगा। तो कुल मिलाकर कितना हो जाएगा, 1.067 किलोमीटर इसका क्या हो जाएगा, वास्तविक दूरी इन दोनों शहरों के बीच में होगी। ठीक, तो ए इज़ द राइट आंसर। तो ये रहा आपके पर्यावरण के महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। ठीक है, थोड़ा सा मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि जो पिछला वीडियो है उसमें कुछ ऑप्शंस के आगे पीछे हुए हैं, कमेंट बॉक्स में उनके करेक्ट आंसर्स मैंने दे दिए हैं, उसको आप ज़रूर देख लेंगे, जिससे आपका ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि हाँ किसी क्वेश्चन में अगर डाउट होता है तो उसके कमेंट बॉक्स को जाकर ज़रूर देखा करें, तो उसमें आपको एकदम क्लियर स्पेसिफिकेशन उसकी मिलेगी। ठीक है, कैसा लगा आज का वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट बॉक्स में डालेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।